देखो आज की क्लास का जो एजेंडा है वो सिंपल सा यही है कि देखो, अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 20 तारीख से पहले पहले भर भरा के फ्री करो फॉर्म को, जो भी है। और नहीं ना, तुम्हें फॉर्म में क्या दिक्कत आ रही है वो अभी बना लो। 5 तारीख से पहले पहले बना, वो मैंने भेजा था ना वीडियो, 5 तारीख से डाला बनने के लिए डाला है, वो जैसे ही बन के आ जाएगा तुरंत डलवा दूंगी मैं। ठीक है, वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात तो एक मैं बता देता हूँ, देखो सबसे पहली बात 20 तारीख लास्ट करके उसको फाइनल, ठीक है। जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू आ रहा है तो वो थोड़ा देख लेना, परंतु जितना जल्दी हो, क्योंकि मेंटली फ्री नहीं रहोगे आप जब तक, अगर आप फॉर्म नहीं डालोगे ना तो मेंटली आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट रहेगा ही। तो 20 तारीख से पहले पहले फॉर्म डाल के फ्री करो अपने आप को, ठीक है। तो मोस्टली देखो फरवरी के 8 दिन बचे अपने पास, और लगभग ये मान के चलो कि मार्च के 31, ठीक है, और अप्रैल के 30 दिन, वो दिन भूल जाओ, उधर 25 जो दिन है वो रहने दो। तो मोटा मोटा ये मान के चलो कि ये लगभग ये मान के चलो 70 दिन है ये, ठीक है। अब सबसे पहला काम जो करना है अभी, ठीक है, क्या करना है, जैसे मान लो कि आप सबसे पहले जैसे भाई इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप क्या पढ़ने वाले हो, जो भी पढ़ने वाले, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जो भी पढ़ने वाले उसको स्टिक कर लो कि हाँ मैं यही पढ़ने वाला हूँ, चाहे मार्केट में कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ भी बोल दे कि 100 के 100 क्वेश्चन यहीं से आ रहे, कुछ भी बोल दे, जो आप पढ़ रहे हो उसी पे ही बिलीव करना है, ठीक है। तो सब लोग मुझे ये लिस्ट बना के भेजोगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल में ये बुक पढ़ रहा हूँ, प्लस एनसीईआरटी तो रहेगा, जो एनसीईआरटी को 6 चैप्टर है, इनके अलावा कुछ आप पढ़ने वाले हो वो सब लोग मुझे भेजोगे। जैसे मान लो कोई दृष्टि की बुक पढ़ रहा है, ठीक है, दृष्टि की जो बुक है कोई भी है, जैसे कोई शंकर आईएएस के अगर कोई पढ़ रहा है, जो भी है आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। मिनिमम आपको ये इस एग्ज़ाम से पहले मिनिमम, मतलब जैसे ये तो एनसीईआरटी आप पढ़ना ही है बार बार, ठीक है। ये जो है आपको उठाओगे तो मिनिमम 3 टाइम ऐपे, जो मतलब कि आप हाईलाइट कर लोगे पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग, तो उसका 2 बार और रिवीजन करना है, तो मतलब टोटल 5 बार हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी वैसे ही है, एनसीईआरटी तो एक टाइम में हाईलाइट पता लग जाएगा आपको, एक ये इंपॉर्टेंट है तो उसको जो है इंपॉर्टेंट पार्ट का रिवाइज करना है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी अब नया पढ़ने ट्राई मत करना, ये फाइनली डिसाइड कर लेना एनसीईआरटी और एक अलावा कोई भी जो भी पढ़ना चाह रहे हो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो पीटी 365 आएगा, पीटी 365 आएगा, ठीक है। अब वो आना शुरू हो गया, इंग्लिश में तो आना शुरू हो गया है। उसमें मैं, आप जब ये पढ़े रहे होंगे ना, तो मैं इम्पोर्टेंट एक हाईलाइट करा दूंगा, भाई देखो ये पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे तो उसमें से जो मैं हाईलाइट करवाऊंगा इम्पोर्टेंट वो तो ज़रूर देखना ही है। साथ में अगर आप ये स्टैटिक जितना अच्छा कर करके रखोगे ना, ये तो पीटी 360 उतना ही कम पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए मैंने आज तुम लोगों को करंट अफेयर पढ़ने से ज़्यादा मना किया था, क्योंकि जब तक आप लोग स्टैटिक पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो करंट अफेयर उतना ही बर्डन बढ़ता जाएगा, और ये जितना अच्छा पढ़ोगे करंट अफेयर उतना ही कम होता जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी एनसीईआरटी के जो 4 चैप्टर है, ठीक है, और जो कि केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी मैंने भेज ही दिया था उस दिन। तो इन सब पेपरों को जो ये तो पढ़ना ही है, मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा जो अगर आप कोई भी बुक रेफ़र कर रहे हो, दृष्टि वाले कोई बुक कर रहे हो, जो कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, कोई क्लास नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उनको स्टिक करना। उसके अलावा कुछ भी नहीं मत पढ़ना, पीटी 365 बस मोर देन इनफ है, और बस यूपीएससी के पीवाईक्यू, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, ठीक है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 3 टाइम रिवीजन और 2 टाइम जो है लास्ट जो 26 दिन बचेंगे उसमें 2 टाइम जो आप हाईलाइट करोगे उस टाइम 2 बार रिवाइज करना है, ठीक है। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 3 बार तो पढ़ना ही है, ठीक। फिर आती है ज्योग्राफी की बात। ज्योग्राफी में फिर बता रहा हूँ 6 to 12 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी कर लेना 6 to 12। और जो अब की बात साल भर जो इम्पोर्टेंट पहले से रहे हैं, ठीक है, वो जो चर्चा में रहे हैं उनका मैपिंग अच्छे से कर लेना, ठीक है। साथ में पीवाईक्यू का मैपिंग जो, क्योंकि यूपीएससी रिपीट करता है, तो पीवाईक्यू में जो भी आए उनका अच्छे से मैपिंग कर लेना मैप पे, ठीक है। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लेना, ठीक है। जब आप पढ़ोगे एक टाइम में तो उसी टाइम पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो मैंने वीडियो भेजे तो वहाँ से देख ही लेना, एक बार मैं खुद से भी करवाऊँगा ही, ठीक है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार खुद से किए रहोगे जब मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो अब देखो फरवरी मंथ था, अब इसमें आप पढ़ना शुरू कर, जैसे इकोनॉमी और ज्योग्राफी आपको खुद से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था, कंप्लीट हो जाता।
ठीक है। तो बस एक बार मैं हाईलाइट करवा दूंगा, उधर से भी देख सकते हो। तो उसके बाद में बस फिर इसके अलावा कुछ ही नहीं ज्योग्राफी में, ठीक है। और इधर हाँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की पीटी सीट है और विजन वाले टेस्ट सीरीज बस, ठीक है। पर ये सब पढ़ने के बाद में ही लगाना टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। इसे पता लग जाता है कि कैसे आपने पढ़ा है और जो अच्छे से पढ़ा, 3 बार पढ़ने के बाद में, 1-2 बार पढ़ने के बाद में लगाना टेस्ट सीरीज तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये हो गया ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ लिया है अच्छे खासा 3 बार। उसके बाद में आखिरी 2 टाइम रिवीजन के लिए रखना, जो हाईलाइट कर लोगे इंपॉर्टेंट पार्ट, और इंपॉर्टेंट पहले जो मैपिंग वाले और पीवाईक्यू को याद रखना। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा लेना विजन वाली, ठीक है। फटाफट से पढ़ के अब ख़त्म करो, विजन टेस्ट सीरीज लगा के फाइनल करो। तीसरा काम आता है, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ट्राई करो कि यहाँ से पढ़ना शुरू करो इन्वायरमेंट इकोलॉजी, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी आते हैं। फिर यहाँ ज्योग्राफी पढ़ो, फिर उसके बाद में इकोनॉमी देखो। अगर आप लोग एनसीईआरटी तो है ही, जो मस्ट है 9 to 12 वाले, ठीक है, क्योंकि वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा जो मान लो मैंने जो नोट्स दिए थे उसकी मैं क्लास कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। पर आप खुद से भी पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो वो पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा बस पीटी 365, ठीक है। और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू मैं फिर बार बता रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो वही रिपीट होते हैं, बेसिक क्वेश्चन वहीं से रिपीट होते हैं, और ये पीटी 365, ठीक है। और आपकी यार इकोनॉमी सर्वे तो आया नहीं है, इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जो है एक बार उसको, इतना कुछ ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बजट थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन बनने के तो कम ही चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा इसमें फिर मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर इधर कोई नया, जैसे मान लो नोट्स ही पढ़ रहे हो एक या रोन वाले, तो उनको 3 बार जरूर पढ़ना, और फिर आखिरी में हाईलाइट कर लेना। तो उनको 2 टाइम जो है पीटी के टाइम, जो मई मंथ वाला मैं फिर बता रहा हूँ, जो मई मंथ की बता रहा हूँ, ये 2-2 टाइम जो आखिरी रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूँ, ट्राई करो कि इस ऑर्डर में पढ़ो, क्योंकि अपन मोस्टली ऐसा होता है कि हिस्ट्री पॉलिटी ही पढ़ते हैं अपन। तो ट्राई करो कि इस ऑर्डर में पढ़ो, पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फिर ज्योग्राफी पढ़ो, फिर ये पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को शुरू करना है जो अपन, अब देखो ये हो गया साइंस टेक, चौथे पे तुम लोगों को लेना साइंस टेक। साइंस टेक में जो 6 to 10 एनसीईआरटी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी आप अगर मान लो कि रितेश जायसवाल के नोट्स फॉलो कर रहे हो, जो भी है किसी का भी आप कुछ फॉलो कर रहे हो, तो आप वो मेरे को लिख के बताओगे, आप ये सारी चीज़ें कौन सा क्या फॉलो कर रहे हो, सब मैं कल यही मांग रहा था आप लोगों से, ठीक है। तो उसको मैं फिर बार 3 बार पढ़ना, 2 बार आखिरी में रिवाइज के लिए। तो ये चीज़ याद रखनी, इसमें पीटी का सिलेबस प्लस मेंस का सिलेबस ध्यान में रखना, उस अकॉर्डिंग पढ़ना, और साथ में प्लस पीवाईक्यू, और वो पीटी 365 आएगा वो बस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पढ़ना, फिर बता रहा हूँ, जो यहाँ फाइनल कर लोगे उसको स्टिक रखना, उसी से ही पढ़ना, कोई नए मार्केट के पीछे मत जाना, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना हिस्ट्री, तो चल ही रहा। पॉलिटी में देखो, पॉलिटी में कुछ ही नहीं करना, जो लक्ष्मीकांत है उसी को रिवाइज, उसमें तो लक्ष्मीकांत ही रखो, सब लोग लक्ष्मीकांत के अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ेगा, प्लस एनसीईआरटी हो गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी एक बार वीडियो देख के हाईलाइट कर लेना, बस उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, एक बार देख लो। एनसीईआरटी पूरी एक बार पढ़ सकते हो, वो एक बार पढ़ के हाईलाइट कर लेना, फिर हम बार बार ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं उसमें। अपन देख ही रहे हैं ना एनसीईआरटी, वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉक्स है, मैप है, तो ऐसे पॉलिटी में कुछ चीज़ें बस वो इंपॉर्टेंट लगा के रखो, बस एक बार ही पढ़ोगे तो एक बार ही आपको आइडिया लग जाएगा। और लक्ष्मीकांत जो मैं हाईलाइट लगाते जा रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, परंतु साथ में जो चैप्टर मैंने लगाए हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आपके पेपर देख लेना, वहीं से बनेगा। फिर क्या पीटी 365 जब आएगा तो मैं लगवा दूंगा इंपॉर्टेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चर्चा में है, बस, ठीक है। वो मैं टॉपिक लगा दूंगा, और उसे कुछ जब ये स्टैटिक ये पार्ट अच्छा रखोगे ना, तो ये पीटी में फिर बता रहा हूँ, जितने स्टैटिक पार्ट रखोगे करंट अफेयर उतने कम पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में बस यूपीएससी की पीवाईक्यू लगा लेना, वो 1995 में मैंने सारी आपको पीडीएफ भेजी हुई है, जब पढ़ लोगे तब अच्छे से लगा लें, फिर रिवीजन के टेस्ट लगा लो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं इसके अलावा, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ फॉलो कर रहे हो तो आप मेरे को बताओगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो मेरा मानना है कि एनसीईआरटी तो इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, पर हाँ कुछ क्वेश्चन है जो मैंने हाईलाइट करवाई दिए थे, वो एक बार देख लेना, परंतु इसके लिए कुछ अलग से पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और जो भी आप व्हाटएवर जो भी पढ़ो वो मेरे को बताना, ठीक है। बस इसका पीटी का टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू, बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लगभग सारा हो गया, ठीक है। मैं फिर बार बता रहा हूँ। और उसके बाद में जब योजना जो मैगजीन है, ठीक है, वो नगीना आपने पढ़ के रखा ना सारा,
हाँ सर। तो वो मुझे बता देना, ठीक है। जो भी हाईलाइट आपने पढ़ा है, क्या क्या रहा उसमें, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो आपने पढ़ा है ना योजना मैगजीन, तो उसमें से देख के अपन इम्पोर्टेंट, भाई ये योजना मैगजीन में हाईलाइट था, तो अपन PT 365 में उसको ब्रॉड तरीके से देख लेंगे, ठीक है। तो वो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट आपने वैसे सर मैंने ना विजन वाली मैगजीन भी पढ़ी है, तो सिमिलर है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है। ये है योजना मैगजीन में कि बहुत मजे मजे में पड़ जाएगी एक दिन, मतलब एक दिन में 2 घंटे बैठ के, 3 घंटे बैठ के। और विजन वाली करोगे तो वो बर्डन पड़ेगा कि ध्यान में नहीं, वो रखना है फैक्चुअल रखना है। है, वो ज़्यादा फैक्चुअल होती है ना। तो काम की चीज़ तो अपनी योजना में उससे टॉपिक अपने को छांटने हैं और वहीं से पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक वहीं से मिलेंगे अपने को। ये तो फालतू का दिया रहता है, 1000 चीज़ें फालतू में, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग सभी लिस्ट बना के मुझे भेजोगे, ठीक है। ये तो रहा GS का काम। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी मैं सब देखूंगा। आप सब लोग मुझे बना के भेजो, और फिर मैं पूछूंगा कितनी बार पढ़ा है क्या है, क्योंकि अब मेरा काम है, जो भी आप सेलेक्ट करो 3 बार उसको अप्रैल तक पढ़ लो, और मई में उसका 2 बार आखिरी में रिवाइज कर लो। इतना कर लोगे PT निकल जाएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक। CSET की बात है, देखो CSET में NCERT में जो कर रहे हो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, तो मस्ट है वो करना, ठीक है। वहाँ से आपके अच्छा खासा हो जाएगा टॉपिक कवर, ठीक है। उसके बाद में जो है PYQ, जो है UPSC के PYQ बहुत मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1995 से लेके 2023 तक, ठीक है। पर देखो, अब इसमें CSET के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कैसे फॉलो करना है। वैसे फॉलो करोगे, जैसे देखो सुनो, मेरा मानना है, देखो किस लेवल पे लेना है। सबसे पहली चीज़, जिसका मान लो कि मैथ बहुत वीक है, ठीक है, मतलब दिक्कत हो ही रही है अभी भी, तो उसको सबसे पहले काम क्या करना है, 2011 से लेके 2023 तक के जो कंप्रेंशन है, ठीक है, इस पे क्या करना है, पकड़ बनानी है। पकड़ बनाने के इसके लिए कि आपको बार बार इसी को करना है, और कुछ ही नहीं करना, कंप्रेंशन के अलग से कुछ भी नहीं करना। तो जैसे मान लो कि क्या करना है कि जो सबसे पहले खुद से पढ़ो आप, है ना। 1 घंटे का टाइम डिसाइडेड करो अपना, ठीक है। 1 घंटे टाइम में, जैसे एग्जाम की तरह 1 घंटे में आप सोल्व करो पेपर को, ठीक है। सोल्व करते वक्त आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है ये चीज़। तो सबसे पहला तरीका है, आपको लगाना है रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड लगाओगे कि मतलब जैसे एक्सट्रीम, जो मैंने ट्रिक वाली जो वीडियो है मेरी बनाई है, ठीक है, वो आगे मैं करवाऊँगा, अभी एक बार दोबारा मैं करवाऊँगा सारा रिफ्रेश। शायद उन्होंने सारी वीडियो हटा दी है ना, ठीक है, कोई नहीं, मैं करवाऊँगा दोबारा। देखो समझो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिड्यूस मेथड अपनाना है। रिड्यूस मेथड में क्या होगा कि आपको बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये पकड़ना सीखना है, ये प्रैक्टिस करोगे तभी सीखोगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ABCD ऑप्शन है, बहुत सारे में क्या होगा कि एक ही का एलिमिनेट होगा, 3 बचे रहेंगे। बहुत सारे में होगा 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 बचेंगे। बहुत सारे में ऐसा होगा कि आप आंसर तक पहुँच जाओगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहला मेथड लगाओगे रिड्यूस मेथड, जिसमें एक्सट्रीम वर्ड, वो सारी चीज़ें जो मैंने ट्रिक वाली वो भेजी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। पहला काम ये है। दूसरा काम आपको क्या करना है, जब आप एक बार में, तो ऐसा होगा कि एक रिड्यूस मेथड से आंसर ही आ जाएगा। बहुत सारे में ऐसा होगा कि आप 2 हटा लोगे, 2 पे नहीं पहुँचोगे। तो आपको क्या करना है कि फिर हल्के से पैसेज पढ़ने की आदत डालनी है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर 20-25 क्वेश्चन सही करने हैं कंप्रेंशन में, तो ये आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। पर सबसे पहले तो रिड्यूस मेथड ही लगाओगे, उसके बाद में सेकंड मेथड में लगाना है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज पढ़ना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट तक वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो इससे आपको आंसर निकालने की पद्धति पहुँच जाओगे। पर मैं फिर बता रहा हूँ कि ये 1 आवर में बैठ के आपको सोल्व करने की आदत डालनी है। ट्राई करना है कि 2011 से लेकर 2023 तक ओनली कंप्रेंशन सोल्व करो 1 घंटे में बैठ के, ठीक है। जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है वो ये काम करो, ठीक है। मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो अभी मैथ जिनका बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक। ये काम हो गया पहला, 2011 लेके 2023 तक ये काम कर लोगे, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। आप लोग अगर प्रैक्टिस ईमानदारी से कि 1 घंटे बैठ के ईमानदारी टाइम नोट करके कर रहे हो, ईमानदारी से रिड्यूस मेथड, एक्सट्रीम वर्ड पकड़ना सीख रहे हो, कैसे आंसर आ रहा है, कैसे क्वेश्चन से आंसर ड्राइव होता है, वो सारी चीज़ें खुद से सीखोगे। देखो मैं तो सिखाऊंगा ही, पर मेरा मानना है खुद से ज़्यादा सीखोगे ना, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक। अब ये काम हो गया। उसके बाद में तुम्हें करना है रीजनिंग के जो टॉपिक है। अब रीजनिंग के जो टॉपिक, जिनके मैथ बहुत कमज़ोर है, रीजनिंग के मान लो कि जैसे मान लो 20 टॉपिक है, 20 टॉपिकों में से ऐसा ना कि 10 से 15 टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आराम से हर कोई कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि अपने अनुसार
अपने अनुसार वो 10-15 टॉपिक छांटने हैं जो आपको लगता है कि यार ईजी है, मैं इनके क्वेश्चन बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उन 10-15 क्वेश्चन, जो 10-15 चैप्टर है उनके जो है, जैसे जो कोई भी बुक ले लो, जैसे दृष्टि वाली जो बुक है, कोई से भी एक बुक ले लो और उससे क्वेश्चन बनाओ उस चैप्टर के अच्छे खासे। मान लो कि हर चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन दिए रहते हैं उसमें, 30 मतलब पहले उसके थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लो, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना और उसके क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मेरे को भेज दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो तो आपके 10 से 15 टॉपिक है, अब इससे मान के चलो कि अपने एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आ गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से करना है कि आपके 10 क्वेश्चन तो किसी हालतों से गलत ना हो, ठीक है। और इधर मान लो कि 27 पेजेज आता है, 27 में से आपके काट पीट के 20 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। इससे ज़्यादा नीचे तो जाना ही नहीं किसी हालतों से, और इतनी मेहनत कर लो मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ हो जाओगे, इस लेवल पे पहुँच जाओगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को। पर वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 1 घंटे बैठ के बार बार इन पेपरों को, इन्हीं पैसेज को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक। और मैं आप लोगों के लिए तैयार भी करवाता हूँ पेपर, में मिक्स करके बनाऊँगा पेपर। तो अभी तो इनको दो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें आंसर रट जाएंगे, ये हो जाएंगे, कोई नहीं, मैं कुछ और पैटर्न चेंज करके मैं इधर उधर कर के नया पेपर बनाऊँगा आप लोगों के लिए, तो वो टेंशन मत लो, मेरा काम है। पर अभी इन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब ये 10 क्वेश्चन इधर श्योर हो गए, अब देखो अब क्या करना है। सबसे पहले मैं फिर बार बता रहा हूँ, जिनकी मैथ कमज़ोर है हर कोई टॉपिक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब आ जाओ मैथ पे। मैथ पे आप लोगों को वही चैप्टर उठाने हैं, जैसे मान लो कि 5 चैप्टर उठा लिए जो आपको लगता है कि हाँ मैं ये चैप्टर कर सकता हूँ। जैसे एवरेज वाला जो हो गया, कर सकते हो आराम से, कोई इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है। नंबर सिस्टम छोटा मोटा कर सकते हो आप, ठीक है। जो भी 5 क्वेश्चन मान के, मतलब 5 चैप्टर, ठीक है, जिसमें नंबर सिस्टम हो गया, कभी जैसे नंबर सिस्टम आपके 20 क्वेश्चन आ गए थे, तो ऐसे 5 चैप्टर आपको छांटने हैं जो मैथ में आप जिनको सीख सकते हो आराम से अपनी खुद की मदद से, ठीक है। तो 5 चैप्टर वो छांट लो, मान के चलो कि यहाँ से 5 क्वेश्चन भी आ जाए अपने, वो 5 के 5 क्वेश्चन अपने सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं फिर बताऊँ, जिनकी मैथ कमज़ोर हो वो ये स्ट्रेटेजी अपनाओ, रीजनिंग पे अपनी पकड़ बनाओ और कंप्रेंशन में अपनी पकड़ बनाओ। और ऐसा भी नहीं है मैथ पढ़ना है, मैथ से भी मतलब, क्योंकि बहुत बार बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन जो मैथ के ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन बना लें। अब यहाँ पे मान के चलो कि आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाए, तो 10-15 और ये मान लो 20 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन अपने हो गए मोटे मोटे, ठीक है। तो ये चीज़ याद कर लो, ये अपनी तरफ से मेहनत कर लो 35 क्वेश्चनों की। इन 35 क्वेश्चनों को 50 पे पहुँचाना मेरा काम है, और वो मैं पहुँचाऊँगा कैसे वो मुझे पता है। पर आप, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना मेहनत कर लो बस सीसेट के लिए, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि सीसेट में यही काम करना है। अब देखो पहले जैसे इधर कंप्रेंशन में यूपीएससी पीवाईक्यू लगाना, इसके अलावा कुछ भी मत करना, कुछ भी मार्केट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के टॉपिक के लिए बस जो भी टॉपिक है आपको लग रहा है कि मुझे जो भी आता है, सैलरी मारला आता है, कोई भी आता है जो आपको ईजी लग रहा है आप खुद से कर सकते हो, वो खुद से करो, ठीक है। और जो भी जिसको दिक्कत हो रही है आप मेरे को लिख के भेज दो कि सर मेरे को इसमें दिक्कत हो रही है, रीजनिंग वाले ये टॉपिक है मेरे को नहीं आ रहे, ठीक है, मैथ वाले ये टॉपिक है मेरे को नहीं आते। जो आते हैं वो एक साइड में लिख के भेजना मुझे, और जो नहीं आते वो मेरे को, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने रीजनिंग में कितने टॉपिक आप खुद से कर सकते हो, मैथ के कितने टॉपिक है। अब मुझे पता लगा कि आप लोग जैसे मान लो किसी का रीजनिंग में आराम से 20 टॉपिक है, उसमें 15 टॉपिक कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैथ में आराम से वो मान लो 20 टॉपिक, उसमें से 5 भी करा, कोई इशू नहीं है। कंप्रेंशन वो बोला मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जहाँ मान लो दिक्कत ये आएगी जिनको मान लो रीजनिंग में 5 टॉपिक भी नहीं आ रहे, तो वो कोई नहीं, मैं उसको ऐसे करेंगे अपन। पर मेरा ही मानना क्या ना, रीजनिंग ऐसी चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, रीजनिंग के कम से कम 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरा मानो 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आराम से ऐसे होते हैं जो कर सकते हो। मैथ में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आराम से बनते हैं, सब कोई बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो आपने को इधर से ऐसे कर करा के कैसे भी करके, और इधर कंप्रेंशन में फिर बार बता रहा हूँ ये काम करो। सबसे पहले कंप्रेंशन पे पकड़ बनाओ, उसके बाद में रीजनिंग के टॉपिक पे, फिर उसके बाद मैथ में जो जिस टॉपिक पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा कुछ नया करने की मत सोचना, फिर मैं बार बता रहा हूँ, ओनली एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। और जो ये टॉपिक करोगे इनके पास क्वेश्चन लगा लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद में तुम लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो कि सुनो ध्यान से, कंप्रेंशन कैसे हो गया, रीजनिंग के जैसे टॉपिक पढ़ लिए, अब तुम्हें क्या करना है, वापस से 2011 से लेकर 2023 तक जाना है। वापस से जो आप ओनली रीजनिंग का जो किए हो, जो टॉपिक किए हो, ओनली उन्हीं क्वेश्चनों को जाके सोल्व करो। उसमें टाइम आप नोट कर लेना कि 40 मिनट मुझे देने हैं बस, ठीक है। तो बस ओनली उन्हीं को क्वेश्चनों पे फोकस करना जो आपने पढ़े हैं, चैप्टर बनाए हैं उनके, उन्हीं के क्वेश्चन सोल्व करके देखो। अगर यूपीएससी क्वेश्चन सारे बन रहे हैं तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा। मैथ में वही काम करना, जो 5 टॉपिक पढ़े हैं वो आप मान लो कि उसके लिए 20 मिनट डिसाइडेड करो, और वो पेपर में ढूंढ के मैथ के जो क्वेश्चन जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उनके क्वेश्चन सेलेक्ट करो और उनके क्वेश्चन सोल्व करो। ऐसे जब आप कर लोगे, फिर उसके बाद में यूपीएससी का पूरा पेपर लेके बैठना,
फिर वापस से पूरा यूपीएससी पेपर 2011 से लेकर 2023 तक सोल्व करना है, तो आपको ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो मेरे पास जो कुछ टेस्ट पेपर रहेंगे, जैसे मैं आज भेजा था वैसे मैं टेस्ट पेपर भेजते रहूँगा आपको, तो उससे फिर उसके बाद में अपना रियल तुम्हारा टेस्ट होगा कि तुम किस लेवल पे पहुँचे हो। अब जैसे मान लो बीच बीच में कभी टेस्ट भेजूंगा, तो जैसे मान लो आप कंप्रेंशन पे काम कर चुके हो, तो उसमें आप ट्राई करो कि जब ये होंगे, तो कंप्रेंशन में जब भी ये मैं रैंडम टेस्ट करवा रहा हूँ, मान लो सीसेट के रैंडम टेस्ट भेज रहा हूँ, तो आपके इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर कंप्रेंशन पार्ट का अच्छे से हो रहा है, तो कंप्रेंशन मिनिमम से मिनिमम गलतियाँ हो, ठीक है। जब आप कंप्रेंशन और रीजनिंग कर लो, तो इसमें जब टेस्ट दे रहे हो तो कंप्रेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन कम से कम गलत होने चाहिए, जो आपने टॉपिक पे अच्छे से कमांड की है। जब तीसरा टेस्ट मान लो कोई दे रहे हो, तो आपका मान लो मैथ भी आप जो टॉपिक पढ़ना चाहो वो पढ़ चुके हो, तो फिर ट्राई करो कि वो छाट के क्वेश्चन करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट में क्वालिफाई करना होगी, आपने इसमें को टॉप नहीं करना है। तो इसमें यही स्ट्रेटेजी काम करेगी। देखो कंप्रेंशन है, अच्छे से पकड़ बना लो कि इसके 25-26 क्वेश्चन करने हैं अपने को, और अच्छे समझ के करने हैं। रीजनिंग के जो 10-15 टॉपिक पढ़ के गए उन्हीं क्वेश्चनों को खोजो बस, एग्जाम में जाके पढ़ो और उसको बनाओ। मैथ के वही जो टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वो करो। उसके बाद में ही फिर जो नए क्वेश्चनों की तरफ जाना है। उससे पहले जो आपने पढ़ा है, अच्छे से समझा है, जिस पे काम किया है, वही आपको आराम से 40 क्वेश्चन की समथिंग आपको वहाँ से मिल जाएंगे, 40 से 45 क्वेश्चन। इधर जो ये टॉपिक रहेंगे, तो ये जब अपन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तो उससे 5-10 क्वेश्चन मेरा बढ़ाने का जो प्लान है वो मैं बढ़वा दूंगा। पर अभी जो ट्राई करो कि ये आप लोग अपनी तरफ से करो, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार ये चीज़ समझ लेना। एक तो सबसे पहले अपनी जो भी बुक आप अपनी बताओगे मुझे कौन सी बुक पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बात मैं फिर बार बता रहा हूँ, अब देखो सबसे पहले तो अपना जो है भाई, आराम से शांतिपूर्वक भरना, कोई गलती मत कर बैठना, यूपीएससी के फॉर्म भरो आराम से। दूसरा काम, अपनी बुक लिस्ट तैयार कर लो कि मुझे बस ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है। ओनली विजन के टेस्ट ही लगानी है और कुछ नहीं लगाना मुझे, ठीक है। ओनली PYQ करना और कुछ ही नहीं करना, ठीक है। ऐसे करके फाइनल कर लो। ये सेकंड काम हो गया। सीसेट के लिए कर लो कि बस मुझे यही काम करना है, वो मैं बता ही दिया हूँ क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद में अब जैसे डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए। अब देखो ये तो हो गया कि मतलब इतना बुक डिसाइड कर लिए। अब मैं बता रहा हूँ कि पहले बता रहा हूँ 70 दिन का प्लान करना, मतलब 30 अप्रैल तक का ही प्लान करना। मई रहने दो, मई ओनली रिवीजन ओनली रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अभी जो भी बुक डिसाइडेड करोगे उनको 3 बार पढ़ना है, बस आपका काम ये है बस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 3 बार जो भी आप बुक उठाओगे उसको 3 बार पढ़ना है। अब उसमें फिर आप डिसाइडेड करो कि जैसे मान लो फरवरी के अभी 8-9 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, तो ये 10 दिन में मैं कौन सी चीज़ जो उठा के पढ़ सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मार्च का टारगेट करना, फिर अप्रैल का टारगेट करना, ठीक है। ट्राई ये करना कि सबसे पहले मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे 3 बार पढ़ने ज़्यादा अच्छा है कि सबसे पहले सबको एक बार पढ़ लो, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। ना तो मैं भी गलतियाँ करता हूँ, मैं चाहता हूँ आप नहीं करो। जैसे मान लो आपने हिस्ट्री उठाया, तो अपन क्या करते हैं ना, हिस्ट्री का 3 बार पढ़ने चक्कर में हिस्ट्री को लेके बैठे रहते हैं। ऐसे नहीं है, हिस्ट्री पढ़ डाला, एक बार पढ़ डालो, पॉलिटी एक बार पढ़ डालो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब एक बार पढ़ डालो, फिर वापस आओ, एक बार फिर एक बार पढ़ लो, फिर आखिरी में एक बार पढ़ लो। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें मत उलझना। जो मेरे अभी आई थिंक मैं ये डिफ़िकल्टी फेस करता हूँ, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करना सब लोग। मैं फिर बार बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं, मैं पक्का बता रहा हूँ, आप लोग हिस्ट्री पॉलिटी ही पढ़ते रह जाओगे। तो ट्राई ये करो, मैं तो उधर भी कंप्रेंशन में भी यही काम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो वही काम करो। अब कोई डाउट हो तो पूछो। सर वो दृष्टि वाली बुक है सर, उसमें रीजनिंग और मैथ दोनों के दिए हुए हैं सर। हाँ, दोनों के, यस दोनों के एक ही बुक में। हाँ, सीसेट की बुक करके है, मार्केट में मिल जाएगी, वो ले लेना। उससे क्या करना कि जो भी टॉपिक आपको लगता है कि हाँ ये इजी टॉपिक है, उसके क्वेश्चन सारे बना लेना, उसके सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट होगा तो मैं हूँ, ठीक है। वो जरूर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हो सकती सर? हाँ, ऑनलाइन PDF में करके अवेलेबल नहीं हो सकती? PDF में अवेलेबल, एक बार देखता हूँ, जितने मेरे पास है ना, मेरे पास जो PDF पड़े हैं वो मैं सारे भेज दूंगा। ऐसा करूँगा मैं, वो उसी बुक का सिमिलर टाइप से है, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगा, जितने मेरे पास अवेलेबल है ना उतने मैं सारे क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। टॉपिक वाइज है, वो टॉपिक वाइज है। तो वो आपके वीडियो वो उन्होंने हटा दिए हैं सर? ठीक है, कोई नहीं, मैं तो हूँ ना अभी, कोई टेंशन नहीं। वो सीसेट वाली और दोनों हटा दी, पैसेज वाली और वो भी? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, परंतु शायद हटा दिया उन लोगों ने।
एक बार लाइव क्लासेज में जाके देखना, आखिर लाइव क्लास में तो क्या ही हटाए होंगे वो लोग। ठीक है, कोई नहीं, वो तो मैं तो करूँगा ही, टेंशन का ही ले रहे हैं। ठीक है, पर अभी मैं फिर बार बता रहा हूँ, तुम लोग यही तो गलती करते हो, खुद से सीखो, खुद से चीज़ों को करना सीखो। जैसे मैं रुको, मैं बता रहा हूँ एक चीज़ है ना, सर एनसीईआरटी में ना सर मुझे केवल साइंस अब बचा है और बाकी एक एक दो मुश्किल से मुझे बचे हैं, बाकी सभी मैंने कर लिए हैं सर। ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। एक बार। और जो PYQ आपने बोला था ना कि हार्ड कॉपी पे ही उसको लिखना है, तो कितना हो गया? वो मैंने कर लिए हैं सर। ठीक है, तो सारे कर लिए? 1-2 साल का बचा हुआ है सर, वो भी मतलब मैंने कर लिए हैं उनको। 1-2 साल का वहाँ पे मैंने 16 का 22 का और ऐसे ही बचा हुआ है, 1-2 बचा हुआ होगा, ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ये बात क्यों रहा? देखो कैसे और ये जो बुक ली थी ना सर धर्मेंद्र जाखड़ वाली सर, तो मैंने क्या किया कि ज्योग्राफी के जितने मैप थे और ये ब्लैक एंड व्हाइट में ना सर कुछ भी मालूम नहीं चलता, लेकिन PDF वाले में ना बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और अच्छा लिखा हुआ है। तो मैंने उसी चीज को ना करीब 7-10-12 बनाए हैं लगभग मैंने उसको, मैप को। तो मैपिंग तो मेरे ख्याल से लगता है इसमें में हो जाने चाहिए, क्योंकि बार बार यही रिपीटेशन रहता है। ठीक है, छोड़ो, इधर देखो, इधर आओ। अब देखो, जैसे मान लो तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जब भी कंप्रेंशन के जब प्रैक्टिस करोगे तो सबसे पहले ट्राई करना है कि यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, जैसे मान निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक विभिन्न इतिधारी को जल का उचित, एक वर्ड को पकड़ना सीखना है, उचित साम्यक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सुविधा सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यवहारिक होना चाहिए और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। तो पहले तो अपने को क्वेश्चन पढ़ना सीखना है, PYQ सबसे मेन चीज़ है, क्वेश्चन पढ़ना ही सीखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पढ़ लिए तो उसको समझना सीखो, वो क्या पूछ रहा है, क्या है। ठीक है, उसके बाद में फिर उत्तर की तरफ भागो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से एक एक लाइन को अंडरलाइन करके पढ़ना है, उसके बाद उसको समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ जाना है। अब देखो, जैसे मान लो देश के सभी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड पकड़ने हैं, डायरेक्ट काटो। ठीक है, जल संकट दूर करने के लिए कृषि और उद्योग क्षेत्र के जैसे कि जल की मांग की कम की जानी चाहिए। अगर सोचो, अगर जल संकट दूर करना है तो कृषि और उद्योग क्षेत्र जैसे जल की मांग की कम की जानी चाहिए। तो सोचो फिर समझ बात है कि एग्रीकल्चर कम हो जाए तो भुखमरी नहीं आ जाएगी, और उद्योग क्या कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो कि मतलब लॉजिक सोचना है। अब एक एक ऑप्शन को क्यों उठा रहे हो, क्या है उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जल के अधिक वाले क्षेत्रों, जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जानी चाहिए। ठीक है, नहरें बनाएंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा, विवाद होंगे, अपने को तात्कालिक कार्रवाई चाहिए। ठीक है, सबसे बात है कि उचित होने चाहिए, सामयिक बंटवारा होनी चाहिए। हो सकता है जैसे मान लो कावेरी नदी का विवाद है, वो तो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है, नहर बनने से क्या समाधान शीघ्र हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज़ ध्यान रखना, जल के एक बंटवारे का एक वर्ड याद करो तो GS में भी सही होता है, इधर भी सही होता है। राष्ट्रीय होना चाहिए। ठीक है, व्यवहारिक होना चाहिए। देखो व्यवहारिक वर्ड यहाँ दिए, डायरेक्ट आंसर में भी दिए। तो ये चीज़ें खुद से पकड़ना है। विधिक होना चाहिए, विधिक होगा तो भाई सब ऐसी बात है, कैसा होगा, युक्तियुक्त होगा। नीतिपरक ढांचा होना चाहिए, तो सामूहिक बंटवारा, डायरेक्ट आंसर मिल रहा ना। तो मेरा कहना मतलब बहुत सारे क्वेश्चनों में होगा डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये चीज़ याद रखना कि जब ये आंसर खोज लो फिर एक बार खुद से पढ़ो, क्या मैं पैसेज पढ़ के मैं ये इस आंसर तो पहुंच पा रहा था। एक बार ज़रूर पढ़ के, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करो इन पे खुद से। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं करवा दूंगा, वो चीज़ें काम नहीं करती एग्जाम में, ये चीज़ याद रखना। अभी जैसे मैंने अभी करवाया ना, जैसे कर लिया, ठीक है, फिर खुद से एक बार पढ़ के देखो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, अगर CSET पास करना है, जब तक आप खुद से क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखोगे, खुद से उनका आंसर तक नहीं पहुंचोगे। मेरा तो क्या है, मैं जैसे मान लो कि फट से भी जैसे इसका आंसर बता दिया, मैं इसका भी बता दूंगा। बात वो नहीं है जैसे केवल वर्ड काट दो। बात आप खुद आप कैसे अप्रोच करो, क्योंकि एग्जाम में आपको डील खुद से करना है। यही क्वेश्चन है, मान लो। ठीक, आप खुद से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। मैं फिर बता रहा हूँ UPSC के क्वेश्चनों में आंसर है। अब ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है आराम से, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई मैथ की जरूरत नहीं है, परंतु आप डर जाओगे इसको देख के, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही। मेरा ये मानना है कि आप इसको पढ़ो अच्छे तरीके से, शांतिपूर्वक। जैसे मान लो राज के पास एक डिब्बे में 10 जोड़े लाल जूते और 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं और 8 जोड़े काले जूते हैं। तो टोटल जूते कितने होंगे, 10, 9, ठीक, और 8।
ठीक है, तो लगभग कितने 27 हो गए, ठीक है। यदि वह पहनने तो एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में यादृच्छिक रूप से एक एक करके जूते निकालता तो उसे अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। आप पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ के खुद से कुछ भी तुक्कमबाड़ी लगाना सीखो। मतलब उससे क्या होगा ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर हो सकता बहुत बार आप आंसर तक पहुँच जाओगे बिना कुछ किए, क्योंकि इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन मैथ नहीं। अब जैसे मान लो क्रिकेट वाला है, कोई बल्लेबाज केवल 1 रन लेते हुए चौके और छक्के मारते हुए कितने तरीके से 25 रन बना सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अब ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, क्या है। और आपके लोग क्या करते हो कि डायरेक्ट देखा क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ो आंसर देखो इसका, वो ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, खुद से एक बार खुद से लगाओ तरीका, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, अभी टाइम ले लो, 5-10 मिनट ले लो, 20 मिनट लग जाए, कोई इशू नहीं है। पर खुद से पढ़ के खुद का आंसर निकालोगे तो संतुष्टि मिलेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, एक एक क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं आना है। बात ये है कि उसको क्वेश्चन को पढ़ना सीख जाओ, समझना सीख जाओ कि अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अगर आप लोग अभी भी मतलब यही इंतज़ार कर रहे हो कि सर सॉल्यूशन बता दे फट से, नहीं, आप खुद से दिमाग चलाना सीखो। जैसे मान लो ये है, जैसे क्वेश्चन है, जब मान लो कि ये 100 से भाग दे तो शेषफल क्या रहेगा, तो सोचो, खुद ही सोचो। एक तरीका तो है कि मतलब क्या दिमाग में आएगा ज़्यादा भाई मैं सारी संख्या गुणा करके देख लूँ, फिर 100 से भाग दे दूँ। बस सबसे बड़ा लेंदी तरीका ये क्या है, माइंड में यही आएगा। फिर दूसरा तरीका कि मैं ऐसा भी तो हो सकता हूँ कि मैं 100 को ऐसे लिख लूँ, 25 × 4 लिख लूँ, ठीक है। 25 को मैं फिर 5 × 5 लिख लूँ, × 4 कर लूँ। मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन को टाइम दोगे तभी चीज़ें निकल के आएगी। नहीं तो आप क्या होते हो, क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, जिनको मैथ से डर भागते हो ना, वो लोग वही है। मैथ अरे नहीं आ रहा, भागो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन अच्छा ठीक है हो गया काम। और वो मैं ज़िंदगी बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तब भी तुम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर खुद का दिमाग लगाया, गलत सलत कितनी बार गलत किया कोई दिक्कत नहीं, फिर अगर मतलब सही आंसर तक पहुँचोगे तो ज़िंदगी में वो क्वेश्चन कहीं पे भी आपको मिल जाए, आप उस क्वेश्चन को सही कर लोगे। इसीलिए तो बोला जाता है कि मैथ में एफर्ट चाहिए। आप एफर्ट नहीं करो, बात मैथ की नहीं है, ज़िंदगी में एफर्ट चाहिए कोई भी चीज़ को कॉल करने के लिए। आप जब तक आप क्या सोचते हो ना, डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ भागते हो, आपसे जीएस हो कोई भी चीज़ हो। भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, उसका रीज़न क्या है, ये पैसे दे तो उसने पूछा क्यों। अब देखो, निम्नलिखित कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त निर्णायक संदेश सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है। तो आप पहले पढ़ो कि लेखक द्वारा क्या निर्णायक संदेश, मतलब क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा है उस पैसेज के थ्रू। अब खुद ही सोचो आप कि कोई चीज़ है क्या इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन के क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर संबंधित प्रौद्योगिक विकास हो, एकमात्र हल, एकदम एक्सट्रीम बात। भाई अपने नॉर्मल लोगों के पास में भी सिलेक्शन वो है, सॉल्यूशन है, और जो व्यवहारिक ज्ञान है उसका कौन यूज करेगा, ओनली टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। जब इस तरीके से पढ़ना सीखोगे, मैं फिर बार बताऊँ, तभी आंसर निकलेंगे। और ये अप्रोच अपनाओ। मैं फिर बार बताऊँ, तुम लोग क्या करते हो, क्वेश्चन देखा नहीं आ रहा, भागो आंसर की तरफ। और जब तक ये अप्रोच, मैं फिर बताऊँ, छोड़ दो, क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो। यूपीएससी निकालना है तो यही सबसे बेस्ट तरीका है, चाहे जीएस हो, सीसेट हो, कुछ भी हो। अब जैसे मान लो जीएस के क्वेश्चनों में मान लो तुमने कोई चीज़ है, अब जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये सोचो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा ये टॉपिक है, ये तो मैंने पढ़ा था पर मेरे को कहीं मिला नहीं, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। मेरे पास जो नॉलेज है, मैं फिर बता रहा हूँ, अपने पास नॉलेज का भंडारा नहीं रहेगा, सीमित नॉलेज है, सीमित नॉलेज का प्रयोग करते हुए उसके एक्सपेंशन कैसे करना है एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये चीज़ सोचो कि नहीं मुझे तो रटा रटा सब आंसर मिल जाए, यूपीएससी ऐसा नहीं है। और आजकल तो कोई एग्जाम भी ऐसा नहीं रहा कि आप जो पढ़ के जाओ वो जाके वहाँ मिल जाए। इसके लिए तो मार्केट में देखो हज़ारों बुक आ चुकी है, फिर भी उस बुक के लिए, एग्जाम के लिए बुक के कम पड़ जाती है। तो भाई जितना सीमित ज्ञान है ना आपका, उसी का यूज करना सीखो। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जीएस का, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए यही ट्रिक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सब कुछ पढ़ लूँ, नो, कम पढ़ो, उसको बस यूज कैसे कर सकते हो, ये चीज़ याद रख लेना। अब जैसे कार क्रेश का टक्कर जिसमें एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना, ठीक है। अब जैसे एक चीज़ याद रखना, स्वाभाविक सी बात है कि त्वरण मापी क्या होता है, एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है। भाई एक्सेलेरोमीटर जो फास्ट से काम करे, जब चीज़ की जरूरत हो, तो भाई स्वाभाविक बात है, जब मान लो कि एक्सीडेंट हो रहा है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन अचानक धरातल पर गिर पड़ने की जिसमें हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। तो ये कोई ना कुछ मतलब स्वाभाविक टेक्नोलॉजी है, तो ये यूज के लिए बन रही है ना। अब ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से ही करना है। अपने नॉलेज को मतलब कैसे आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ नहीं सीखोगे ना, यूपीएससी निकालना आप हर चीज़ नहीं पढ़ पाओगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, हर चीज़ नहीं पढ़ पाओगे।
देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो मैंने वो कल करवाया था। अब जैसे इस क्वेश्चन करने का तरीका ना, जैसे मान लो चलो ठीक आपको नहीं पता, आप मान लो कन्फ्यूज हो गए हो, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। ठीक है, अब एक चीज़ सोचो कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो कब बना था, 1773 के एक्ट के में बना था। तो ये तो आंसर नहीं है भाई, बंगाल का गवर्नर जनरल उस टाइम बना था। अब आप ये चीज़ सोचो, ध्यान से समझना, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पूरा भारत पे आधिपत्य पे कर चुके होंगे, तब भारत का गवर्नर जनरल वो बनेगा ना। ठीक है, तो अपन मोस्टली क्या देखते हैं उस टाइम, जैसे मराठा पर भी इन्होंने कब तक कर लिया था, 1802 की बेसिन की संधि थी, फिर 1819 में तो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इसका मतलब है पक्का पीस इंडिया एक्ट कब आया था, ये तो बहुत 1784 वाला है ना ये, 1784। ठीक है। अब सबाई सी बात है, इधर तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि 1799 में तो मैसूर पे अटैक कर रहे थे, तो तब तक तो ये बंगाल पे शासित थे ना। और अगर आप देखोगे अवध को इनको सबको बस बाद में मिलाया था बस, उसके अलावा देखो मराठा को मिला चुके थे, मैसूर इनको मिला चुके थे। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है भारत का कब बनेंगे ये लोग, इधर तो बनने का कोई चांसेज ही नहीं है। तो ये जो 1802 मद्रास को इनको सबको मिला चुके थे 1799, तो उसके बाद में ही होगा, तो डी आंसर। तो मेरा कहना मतलब जो नॉलेज है, कोई ज़रूरी नहीं मान लो कि आपने ये एक्ट नहीं पढ़े हो, पर आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज तो है ना, हिस्ट्री के नॉलेज से आप इन चीज़ों के क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैं फिर बता रहा हूँ, यही है एक अप्लाइड वे नॉलेज का। अगर जब तक आप ये नहीं सीखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर तो भूल ही जाओ इस एग्जाम को निकालना, क्योंकि अप्लाइड सीखो कैसे चीज़ें अप्लाइड होती है। अगर ये आप सोच रहे हो कि नहीं, अब जैसे इस क्वेश्चन में हकीकत बता रहा हूँ ना, जब एग्जाम में था भाई मुझे नहीं पता, ठीक है, और रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ऐसे करने पड़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किस एक के पास अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। अब देखो इसका आंसर निकालने तरीका भाई स्वाभाविक सी बात है, उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, तो सबसे पहली बात है वो जो देश है वो टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे होना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात वो चारों तरफ समुद्र से घिरा होगा, ठीक है, तभी तो उसको चाहिए मार्गदर्शन नेविगेशन प्रणाली हो। ठीक है, तो कनाडा वनाडा तो बर्फ़ से घिरा, उधर इतना ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अरे इजराइल है ना, यूएसए की टेक्नोलॉजी यूज करता है। और टेक्नोलॉजी के रूप में अपन जापान का नाम जरूर सुनते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चीज़ में ये छोटा सा देश है, बहुत तगड़ा है वो। मेरा कहना मतलब देखो यही चीज़ है। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, और इसके लिए आप सोचो कि नहीं मुझे पता होना चाहिए पहले से, तो ये तो भूल जाओ बात कि आपको एक ही चीज़ पता रहेगी। ठीक है, अब देखो इस टाइप के वर्ड मैंने उस टाइम भी सिखाया था कि वट किरुथल, मान लो कि कुछ भी नहीं आपको पता नहीं है, वर्ड को तोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, मेरा ये मानने का मतलब कि ये चीज़ याद रखना, इस क्वेश्चनों को करने का तरीका यही है। अगर आप ऐसे नहीं सोचो कि अब मुझे ये पढ़ा रहे, नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट इसमें जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ याद रखो कि यूपीएससी इंपॉर्टेंट क्या है, किशोरी द्वारा कृषि क्षेत्र की निगरानी करना, चिड़िया पशु भगाना, ये तो कभी यूपीएससी इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई कभी नहीं। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो। राज दरबार विधानों धर्म दर्शन जुड़े, तो ये अकबर का इबादत खाना था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। राजा द्वारा महिला व अंगरक्षा को नियुक्त करना, ठीक है, युद्ध में पराजित राजा का हमला नशन करना, अनिष्ट मृत्युवरण करना। अब देखो जैसे इस वही है, पर बात ये नहीं, बात है कि इसका आंसर को ये क्या मुझे बताइए, किसी ने पढ़ा होगा, आपको मिलेगा ही नो। अब वहाँ सोचो इस क्वेश्चन कैसे डील करना, जो आपके पास नॉलेज है, सीमित नॉलेज, उसी से। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि देखो ये चीज़ सीखो, और वो जब भी सीखोगे जब क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन देखो मैंने पहले बताया था, ये आगे आप 2013 उधर देखोगे तो वहाँ पे मूलतः वर्ड को यूपीएससी ने गलत किया था। अभी जब से खुद से एनालाइज नहीं करोगे आप लोगों को नहीं पता रहेगा। मैं तो क्या मैं बता दूंगा एक वर्ड सही होता है, ठीक है, बात में फिर बार बार बता रहा हूँ, खुद से करोगे तभी ही चीज़ें होगी। अब जैसे धान्य कटक है, जो महासंघियों का दिन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध और निम्न में किस एक क्षेत्र में अवस्थित है। बस महासंघ याद रखना कि प्रमुख बौद्ध स्थल कौन सा है, अमरावती। अमरावती कहाँ पे है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। गांधार देखो ये किधर पड़ता है, कलिंग किधर है, मगध किधर है, अरे यहाँ पे तो कभी फैला ही नहीं। ठीक है, कलिंग वाली उड़ीसा में, जो मैं मोस्टली कौन कौन से क्षेत्र है, धान्य कटक अपने पता है, कटक उड़ीसा के आसपास का इलाका है। अब ये देखोगे तो उस बॉर्डर पे ही है, आंध्र प्रदेश के उसके बॉर्डर पे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि देखो ज्ञान को एक्सपेंशन करो, चीज़ें कम पढ़ी हो पर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, नहीं यूपीएससी में क्रैक करना, फिर बार होता है, जब तक क्वेश्चनों को तुम खुद से डील नहीं करना सीखोगे ना भाई, खुद से कैसे चीज़ें हो सकती है, तब से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ा लिखा मिल जाएगा यूपीएससी में, नो नेवर।
यही तो सबसे बड़ी खासियत है यूपीएससी की, आपको खुद से डील। जैसे ये क्वेश्चन मैंने बस, मैं फिर बता, मेरा सही हुआ था क्वेश्चन, मुझे ये नहीं पता। देखो लघु कृषक बड़े खेत, भाई छोटे छोटे, अब देखो ध्यान से, इसी वर्ड में दिया है आंसर इसके। लघु कृषक है मतलब छोटे छोटे वो किसान है, ठीक है। अब बड़े खेत बना लिए तो बड़े खेत मिलाएंगे, जब मिला के मतलब समेकित कृषि करेंगे तब सब बड़े खेत बन जाएंगे ना, ठीक है। तो ये बड़े बड़े खेत बन गए। लघु कृषक है, छोटे छोटे खेत थे उनके पास, पर अब बड़े खेत कैसे बन गए, सब लोग मिल गए। अब बताओ इसमें कहाँ पे ऐसी बात हो रही है, युद्ध के कारण ये छोड़ो। किसी सीमांत कृषक अपने आप को समूह व्यवस्थित का चुनिंदा कृषि संख्या में समाकलन, यही तो आंसर है। अब देखो यही जस्ट मीनिंग से ही हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये कहीं नहीं पढ़ोगे, और आप ये सोचो भी मत कि हम ये पढ़ने के लिए जाएं। ये चीज़ याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ऐसे ही आकर, ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन बार बार हमेशा पूछता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खींचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे ये कौन सा है, फिशिंग कैट है। बिल्ली को कभी देखा है कि वो पेड़ वेड़ में जाकर चढ़ के खाना खा रही है, वो क्या खाया, तो चूहे हुए खाती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब ये बिलाव, उदबिलाव, बिलाव भी क्या ही होता है, बिलाव मतलब बिल्ली जो होती है उसको बिलाव, एक बिलाव होता है जो उसका मेल वर्जन होता है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब है कि आपको ऐसे बियर होता है, भालू कभी देखा है वो पेड़ पे चढ़ के वो कुछ खा रहा है, नो नेवर। मेरा कहने वाला ये भी एक तरीका है, लोग सही करते हैं भाई, जिनका पीटी निकलता है वो ऐसे ही निकलता है। यही लॉजिक उसने लगा के सोल्व किया था किसी बंदे ने। अब ये मैंने ये सोल्व किया था, कुछ ही नहीं देखा, डायरेक्ट सीधा मेरा ये सही हुआ। और ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जिसमें कुछ से सही हुआ था। तो वो जो 40-50 मेरी जो ट्रिक है उसको ऑब्जर्व करो। अब देखो ये निम्न कौन सा जीव अपने सगे संबंधी अपने खाद के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए ढोलन नृत्य व्यंगल डांस करता है। अब जैसे ना एक चीज़ याद रखना, जैसे कभी देखना मधुमक्खियाँ ना अपने छत्ते, जब भी वो इधर जाती है तो एकदम पूरा एक साथ वो झुंड के साथ जाती है मधुमक्खी। तितली तो कभी नहीं जाएगी एक साथ, कभी देखा बहुत सारी तितली एक साथ उड़ के जा रही हो, नो। बर क्या होता आप सुने नहीं होंगे, तो क्वेश्चन इन दोनों में से होगा कि तो ड्रैगन फ्लाई होता है या मधुमक्खी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और ये मधुमक्खियाँ जो होती है जो डांस करते हुए जाती है इधर उधर ऐसे ऊपर नीचे, कभी देखना इनको आवाज़ आती रहती है, कभी देखना जब झुंड के साथ जाती है। तो मैंने इसे ऐसे भोजन के लिए, हाँ भोजन के लिए डांस करती है सर। और क्या बोलते हैं कि वो छत्ते में जब रहती है ना तो वो अपने स्मेल से ये करती है, पहचान पाती हैं। और पता नहीं मेरा कहना मतलब कि देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया, मैंने ऐसे ही सोल्व किया भाई। इस क्वेश्चन मेरा सही आंसर ऐसे ही है। अब समझो भाई, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं कुछ भी नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सोल्व किया, कुछ वर्ड डायरेक्ट चारों के चारों सही। ये करना पड़ेगा आपको, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही एक तरीका है इस एग्जाम को निकालने का। अब ये कहीं पढ़ोगे आप, नो नेवर। और अपने को यूपीएससी का अप्रोच समझनी है कि कुछ वर्ड सही होते हैं। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वो ट्रिक मैंने पहले भी बताया है, वो पीडीएफ भी मैं भेजा हूँ। एक बार मैं अब है ना डेली में करूँगा वो 4-5 1-1 मिनट का कुछ क्वेश्चनों को लेके, भाई इसमें ये ट्रिक लग रहा है। बात वो नहीं, खुद से भी आप करना सीखो ना, खुद से भी करो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मैंने इसको सही किया, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ, ये यूपीएससी के पीवाईक्यू क्वेश्चन, मैंने उस आधार पर इसको सही किया। दूसरी बात ये देखो यूपीएससी के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कभी इन्वायरमेंट यूनिपी दिया है, पर कभी उसका आंसर नहीं रहा, आप जाके देख लेना। आज तक यूपीएससी 2011 से 2023 तक, तो ये पहचानो भाई, यूपीएससी आयुष यूपीएससी ने 4 बार पूछ लिया है, तो यूपीएससी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझो। तो यूपीएससी के लिए कौन सी थीम है, बहुत बार तो थीम देख के आंसर आपको मारना है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं आएगी आपको, जब बार बार आप करोगे तब आएगा। देखो शिशुदान स्तनी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। अरे स्वाभाविक सी बात, देखो एक चीज़ याद रखना। अब इसमें 2021 का क्वेश्चन देखना, जिसमें बोला था कि वो जो ट्री होता है नारियल वाले, वो मूलतः उधर पाए जाते हैं। इस टाइप के जो वर्ड वो गलत होता है, नेचुरल रूप से फाउंडेड, नॉट फाउंडेड। अब यहाँ बोलते नहीं पाए जाते, तो ये सही हो गया। शिशुदानी स्तनी केवल परभक्षित रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं, केवल। अरे भाई कहीं पे भी पनप सकते हैं, तो ये वर्ड गलत। यहाँ पे डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। अब तो ध्यान से समझो, यहाँ पे प्राकृतिक वर्ड हमेशा यूपीएससी गलत करता है, मतलब गलत इन द सेंस प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, तो स्टेट में गलत हो जाता, परंतु उसने यहाँ पे नहीं लगा दिया। तो ये दोनों चीज़ देखना है, ये कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है एक दूसरे को, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ प्राकृतिक बोल देता प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है, तो स्टेटमेंट गलत। पर बोल दे प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता, तो ये बात सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। अरे ऐसे भी है ना 1995 को जाके देखो तो उधर का क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कैसे सही किया। भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। ये बात तो सही है। अरे यूपीएससी ने कितनी बार मैंने बोला कोयले से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब आगे देखो, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध इनिशियल यूरेनियम को होना आवश्यक है। नहीं भाई, 60% में तो परमाणु बम बन जाता है। क्या बात करें, 20% से ज़्यादा इनरिच नहीं कर सकते आप उसको। अब ये चीज़ें कैसे आप कॉमन सेंस लगाओगे, ये चीज़ याद रखना कि एक ट्रिक मैं बताऊंगा। एक लेस डाटा अगर मान लो कि आपको 10% 20% उसके है ना एक्यूरेसी सही होने के चांसेस बनता है। इसका देखो एग्जांपल देखो, 2020 का एक क्वेश्चन आया था एमपी लेड वाला, याद है, जिसमें 10% बोला था कि उसको एक डीएम होगा, उसको जांच करनी पड़ेगी। तो ये जो लेस डाटा होता है वो सही होता है, पर जो मोर देन डाटा होता है 50 60 70 80% हमेशा यूपीएससी डाटा गलत होते हैं, जाके देख लेंगे। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। देखो मेरे बताने से क्या है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये उल्टा एक चीज़ याद रखना है ना तुम लोग। देखो ये चीज़ ऐसा नहीं है, मैं आखिर बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद से सीखो। ये चीज़ आप अब ये कब सीखोगे, मैं क्यों दिलवा ले आऊँ आज, जैसे कल आज 2019 का पेपर दे दियो ना, तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा। अरे अभी जल्दी से निपटाओ, कल 2020 का पेपर दे के निपटाना। उसके बाद में 21-22 बचेंगे, वो 2 के निपटाओ, और फिर उसके बाद में पेपर को एनालाइज करो कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे आ रहा है, कहाँ यूपीएससी गलत कर रहा है। जैसे इस स्टेटमेंट में सह्याद्री घुसा दिया जहाँ पे कुछ और था, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे से ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हमेशा यूपीएससी फंसाता है, ठीक है। ये सतपुड़ा सा, ये बिलिंगन पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी नहीं, ये कुछ गलत है। तो मेरा कहना मतलब आप ये चीज़ देखो जाके कहाँ यूपीएससी फंसा रहा है। ये देखो डाटा वाला इन्फॉर्मेशन हमेशा फंसाता ही है। तो ये जब तक आप खुद से ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक सीखोगे। मैं फिर बताऊँ तब अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। जैसे इसका एलिमिनाइट तो रूटाइल के देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसका ऐसे एनसीईआरटी में दिया भी है, ये क्वेश्चन दिया था ये एनसीईआरटी में। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन है कच्छ भूमि, मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे किया, मुझे नहीं पता भाई, अपन मैंने इसको बस यहाँ पढ़ा, ये हिंट मिला, मैंने ऐसे किया। तो ये हिंट जब भी मिलेगा जब आप खुद से करोगे, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये ऑब्जर्व करो। और ये यूपीएससी ने बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, एग्रीकल्चर लैंड वाला पहले भी पूछा। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन लेके बैठो। और देखो एक चीज़ याद रखना, जो आप लोग पढ़ोगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन ही सही कराएगा। जो मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ वो 70 क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। तो आप देखो, तो ज़्यादा फोकस इस पर इसलिए बता रहा हूँ, उधर कम से कम पढ़ने का एनसीईआरटी और एक बुक, उसको 3 बार पढ़ लो बस, ज़्यादा टेंशन मत लेना उधर। मैं इसीलिए बोला PT 365 बस, जो मैं इंपोर्टेंट बता दूँ बस वो पढ़ लो, ताकि अपने 25-30 क्वेश्चन है तो 35 सही पहुँच जाए बस। उससे मत तुम सोच रहे हो कि हम सब कुछ पढ़ के 60 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ये तो भूल ही जाओ यूपीएससी में। उधर ये बस हो सकता है कि नॉर्मली, जैसे अभी आप मान लो कि अभी जो मान लो नॉर्मल स्टूडेंट है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा, वो 5 क्वेश्चन ही सोल्व कर पाएगा। जिसने थोड़ी बहुत मेहनत की है तो वो 20 तक पहुंच जाएगा। तो ये कर सकते, 20 से 25 पहुंच गए आप, 30 पहुंच गए, 35 पहुंच गए, इससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे। गधा मजदूरी कर लो, मैं बताऊँ कुछ ही मतलब नहीं है। और जो ये टेक्निक है, यूपीएससी भाई किस क्वेश्चन को गलत बना रहा है, यूपीएससी की इंपॉर्टेंट थीम क्या है देखना। जैसे आपकी बार अशोका वाला क्वेश्चन आएगा, जैसे एक रुक जाओ, एक और क्वेश्चन मैंने किया था, मैंने भाई ये चीज़ समझो, ये ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे तो आपको पकड़ना पड़ेगा। 2011 से लेकर 2023 के क्वेश्चन रटे हुए होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन, उसका आंसर क्यों आ रहा है। देखो ये कुछ वर्ड, अब मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं डायरेक्ट कुछ देखते, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे सही किए थे, तो आपको देखने पड़ेंगे किस तरीके से स्टेटमेंट को गलत बना रहा है, ठीक है। देखो ये कुछ वर्ड करके मैंने सही किया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो। अब जैसे अभी आगे और आएगा इसमें, अभी देखो एक और क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, इस पेपर में तुम्हें बता दूँ 50-60 क्वेश्चन है जो इसी तरीके से सही होंगे। आप भूल जाओगे, उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, नो नेवर। अब देखो भारत में दैनिक, अब ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, अगर किसी को याद है तो बार बार इसलिए बोला पीवाई की रटे रहो। भारत में दैनिक जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकार अपने नियमों विनियमों से करती है, ठीक है। भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसे जेल के विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों ने नियंत्रण में रखा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि स्पष्ट रूप से क्या सही कि यूपीएससी इस टाइप की कैसे गलत बनाती है, ठीक है। तो शायद इसमें दोनों सही है। अगर 2021 का क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार ये रिपीट हुआ, कितनी बार ये आंसर 5 बार रिपीट हो जाओ। मैं तो कुछ भी नहीं, डायरेक्ट देखा, ये डायरेक्ट ही। कई बार यूपीएससी इसको क्वेश्चन बना देता है, कभी इसको आंसर बना देता है डायरेक्ट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। 40-50 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही निकलेंगे। अब देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है।
आपने को पता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बना दिया गया है संवैधानिक आयोग, तो ये तो होगा नहीं। मानवाधिकार आयोग है ही, ठीक है, विधि आयोग, उपभोक्ता निर्णय आयोग। तो मेरा कहने का मतलब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हो कि नहीं और कोई तरीका, नो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आप जब तक ये चीज़ अप्रोच नहीं सीखोगे कौन सी यूपीएससी किस तरीके से गलत बनाती है स्टेटमेंट, जैसे इसमें मूलतः वर्ड को गलत किया यूपीएससी ने। अब याद देखो यहाँ पे परिभाषित करता है, संविधान कभी किसी चीज़ को परिभाषित नहीं करता। मैंने कितनी बार बताया इसका ट्रिक, डायरेक्ट काटो आंसर। तो ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सही किया भाई, यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी बस मुझे आज तक मैंने नहीं पढ़ा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना। ऐसे ही अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने भाई देवराय ऐसे मारा कि मुझे पता है यूपीएससी के लिए अभी विजयनगर साम्राज्य में इंपॉर्टेंट है, कृष्ण देवराय सबसे ज़्यादा उनका मेन था इंपॉर्टेंट। आप ये चीज़ सोचो, क्यों अशोका क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, गांधी क्यों इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि 21 में आया था, 21 में, उसमें ऐसी बुक पूछ लिया था, कोई पढ़ा भी नहीं होगा, वो पीसीएस वाले जरूर पढ़े थे, परंतु आपके माइंड में इतना है कि गांधी है इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो गांधी मारो। 2022 वाले में क्वेश्चन मुझे पता है यूपीएससी के लिए अकबर इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अकबर मार के आया, मेरा सही हुआ वो। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे ही सही होंगे। तो मेरा कहना मतलब कि अप्रोच को इस पेपर को सोल्व करने की। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिनको डर लग रहा है अभी पीटी आ गया, क्या करें हम, क्या है ये सारी चीज़ें, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर जब भी डर लगे तो पीवाईक्यू देखो और उसमें ये तरीका खोजो कि कैसे मैं 50-60 क्वेश्चन जो है, जो कॉमन सेंस से, जो गेज से होता है, जो आपने नॉलेज पढ़ा है, उसको मैं कैसे एक्सपेंशन करूँ। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, जब भी इस टाइप के दो चीज़ें दी रहती है, मैंने बताया था इसमें इंटरचेंज कर देता है यूपीएससी, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कब यूपीएससी करता है, कब नहीं करता है, क्या कही, ये सारी चीज़ें। अब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही तरीका इस एग्ज़ाम को निकालने का। अब जैसे पारा प्रदूषण के बारे में, श्रवण खनन गतिविधि विषय में पारा प्रदूषण का स्रोत है, हो सकता है आज नहीं हो कल हो जाए, ठीक है। कोयला आता है तो उसमें 37 संयंत्र में पारा प्रदूषण होता है, हो सकता है ना भाई, हो सकता है कोई दूसरे कोयले में निकल रहा हो। पारा संपर्क में आने कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर ही नहीं है अभी तो बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया है। याद करो मैंने इस टाइप के स्टेटमेंट कितनी बार मैंने बोला कि तो इस टाइप गलत ही होते। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं पढ़ोगे आप। अब ये देखो ये तीनों है, तीनों सही है, ये किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही एक तरीका है इस पेपर को करने का। सोल आप लोग सोच रहे हो कि पढ़े लिखे पढ़ना इतना ही है कि अपन बस 25-30 क्वेश्चन सही कर ले, बाद में तो यही चीज़। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, उनमें किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं किया गया। अरे भाई थोड़ा सा भी कर लिया तो गलत हो जाएगा ना। जल संकट स्थापित नहीं किया गया, तीनों के तीनों गलत। कितने सही है, कोई भी नहीं है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखो। पर वही है कि आपको देखो ये यूपीएससी 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कितनी बार ये 2011 का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें क्या था, उष्ण कटिबंधीय वर्षा में मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अरे पोषक तत्वों की कमी होती है तभी तो वहाँ पे, क्योंकि पोषक तत्व याद करो, यूपीएससी 2011-12 क्वेश्चन मैंने बताया, तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्षात होती है, वो पोषक तत्व बह के चले जाते हैं। हाँ बह के चले जाते हैं। देखो डायरेक्ट आंसर, पहला गलत दूसरा सही। उष्ण कटिबंधीय वर्षा में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान जैव पदार्थों को ध्रुव तक गठन होता है। यही तो देख पढ़ा था अपन ने। अब बोलो, अब मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉमन सेंस रखोगे तो चीज़ें होगी। अरे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब देखो बोल बेचा पद्धति में फिर बता रहा हूँ, जो भी नया क्वेश्चन बनता है उसको मोस्टली ये आंसर होता है। अब ये चीज़ अपनानी पड़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो आज तक जितने मेरे दोस्त हैं मैंने देखा है भाई, यूपीएससी मेंस चाहे यूपीएससी निकालने वाले लोग भी यही है, जो बोलते हैं ना, बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो अलग बात है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, पेपर ऐसे निकलता है, ये हकीकत है। वो बोलेंगे नहीं कभी भी, पर हकीकत यही है भाई, उनको 25 से 30 क्वेश्चन नहीं आते, ये हकीकत में बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया, बस ये मुझे पता डाटा गलत होता है, काटो, दूसरा सही। और मैंने एक ट्रिक सिखाई थी, जब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत होता है तो मोस्टली दूसरा सही होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही तरीका है। अब देखो इस टाइप के जैसे क्वेश्चन है, माइक्रोसेटेलाइट डीएनए हो गए, एरियल जेनोम, मेटाजेनोमिक्स हो गई। अब इन वर्ड को तोड़ो, वर्ड को कैच करो, मीनिंग निकालने का प्रयास करो उसको। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ऐसे ही होंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे मूलतः वर्ड देखो यहाँ पे भी आ गया, अब ये पक्का यहाँ पे भी गलत हुआ होगा। किसी ऐसे में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं जो ऋण का कोई अकेला सदस्य लेता है। हाँ ये बात सही है,
सभी लेते हैं, तभी तो देते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या ही मतलब हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्य बैंक एसजी के समर्थन देते हैं। अब मेरा कहने वाला कि ये चीज़ पकड़ो। अब देखो 18% है, ये लेस्ट डाटा है, एक्सट्रीम डाटा है, समझ में आया? तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब बार बार यूपीएससी पीवाई को देखोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यूपीएससी किस टाइप के कैसे गलत करती है, कैसे क्वेश्चनों को गलत करती है। और जब तक मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे नहीं लगाओगे, कुछ भी नहीं करोगे ना, और आप चीज़ सोचो हर चीज़ में पढ़ लूँ। अब जैसे इस पेपर में बता रहा हूँ ना, इसी पेपर में लगभग 400 टॉपिक है, 400 टॉपिक। क्या आप 400 टॉपिक याद रख पाना संभव है? जैसे मान लो ओपनिंग से बाद में रेल निर्माण के लिए कौन कौन से लोग थे, देशी रजवाड़ा गिरजाघरों की स्थापना, ये नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना मतलब कि सेंस डेवलप करो। और जैसे मैं इस स्वदेशी मूवमेंट के मैंने देखा आज तक जितने स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन बने, यूपीएससी कभी उसके स्टेटमेंट गलत नहीं बनाता। अभी देखना पड़ेगा आपको, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो ये देखो मैंने बताया था ट्रिक, 2 डाटा, एक डाटा गलत होगा तो डायरेक्ट के 2 ऑप्शन तो काट दो, सीधी सी बात है, ठीक है। और बचपन से पढ़ते आए होंगे 3/2 सही है। मतलब मैं फिर बार बार बता रहा हूँ भाई, ये पेपर निकालने का यही तरीका है। अब देखो ये वाला 26 नवंबर मनाया जाता है। देखो 26 नवंबर 19 भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई थी। नागरिक भी सार्वजनिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। भाई याद करो, ये इस दिन घटित नहीं हुई थी, इस दिन तो अपना संविधान बन गया था, इसने बना के दे दिया था, बस गलत, पहला सही दूसरा सही। अब मैं फिर बताऊँ, देखो इसमें 2 डाटा, तो 2 डाटा में एक डाटा गलत, तो ये डाटा गलत, डायरेक्ट ए और बी तो काट दो। और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही एक टेक्निक है। और ऐसे ने मैं हर एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ। देखो सृजन मूल्य के आधार पर श्रवण के अग्रणी निर्यातों में से एक है। स्विट्जरलैंड के बाद विश्व का दूसरा विशालतम श्रवण नीचे है। अरे भाई ये दूसरा तीसरा इस टाइप याद करो, इस टाइप का वर्ड। भारत के बारे में पहले अगर आप देखो 2015-16 में क्वेश्चन आया था, उसमें गलत हुआ था, यही आएगा। तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि ये आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा जब लास्ट ईयर पेपर बार बार करोगे। इसलिए लास्ट ईयर पेपर देखो, टॉपर बोल देते बस पेपर देखो, बात ये नहीं है। बात ये है कि पेपर क्यों देखने हैं, आपको ये जाके देखना कि उस क्वेश्चन का आंसर कब कैसे निकल रहा है। और ये जब भी आप लोग सीख पाओगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जब आप खुद से पेपर को करोगे डील। मैं तो सिखा दूँ, देखो मेरा वो उसमें कोई है ही नहीं। जैसे अब देखो ये जो है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट जो आप एक बार अब इन पे जरूर मैपिंग कर लेना है, जाके देख लेना कि यूपीएससी रिपीट करता है ये क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना, ये रिपीट करता है। ये जरूर जाके एक बार मैप में जरूर देख लेना, रिपीट होता है। और कितने उद्योगों भी कार्बन में हरित हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमि होने की अपेक्षा है, तो सारे के सारे आएंगे। अब ये टेक्निक सीखनी है। अब ये टेक्निक कैसे सीखोगे, जब बार बार आप करोगे। अब ये देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन यूपीएससी 4 महीने पहले पूछा था, यूपीएससी 2020 में पूछा था। देखो एक वर्ड, मतलब आई थिंक मैं बार बार बता रहा हूँ, लेस, मतलब आप लोग ये मत घबराना। मेरा ये जो आज ये सेशन लेने का पर्पज़ ये है कि आप ज़्यादा पढ़ने की मत सोचो, जो पढ़ रहे हो घबराओ मत उसको लेके। बस ये है कि आप लोग जैसे मान एंशिएंट पढ़ लिया, आपने जो भी सोर्स पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं गलत नहीं करूँगा, ठीक है भाई। वो तीसरी दुनिया से क्वेश्चन बनाएंगे, उसको निपट लेंगे, कोई इशू नहीं है। परंतु जो वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, बस ये चीज़ याद हमेशा रखना। बस मैं फिर 12 बता रहा हूँ, अगर नहीं तो ना इस यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा खतरा ही यही है। व्यक्ति क्या होता है, उसको फियर क्रिएट होता है और फिर मार्केट में जाता है, वो नई नई बुक खरीद के लाता है और वो इसीलिए अपने कैरियर को बर्बाद करता है। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही ख्याल आएंगे कि यार मार्केट में वो लोग ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ लूँ। भाई पढ़ने से कुछ ही नहीं होने वाला एग्जाम। मैं फिर बता रहा हूँ, वो तुक्कम खा हो चाहे कोई भी हो, 25 से 35 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी को ही नहीं आते एग्जाम में। मैं हकीकत बता रहा हूँ, चाहे वो कितना भी तैयारी कर ले, दिन रात इस मार्केट के मटेरियल को चाट जाए, कुछ भी कर ले, वो जाके एग्जाम में अपना वोमिटिंग कर दे नॉलेज का, कभी मैं लिख के दे रहा हूँ ये गारंटी। ये चीज़ याद रखना, 25 से 35 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस यही है, जो आपने पढ़ा है उसका आप कैसे नॉलेज को अप्लाई करोगे, वो यही है कि आपको यूपीएससी पेपर ही सिखाएंगे। इसीलिए यूपीएससी पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन तो जो ये विजन टेस्ट सीरीज हो, जब मार्केट जितनी भी टेस्ट सीरीज है उसका पर्पज़ यही होता है कि बस आप जो पढ़ रहे हो उसको चेक कर लो, घबराना मत। विजन टेस्ट में हो सकता है 20 नंबर भी आए, टेंशन मत लो।
इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, उसके टेंशन लेने नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ये टेस्ट करना जो आपने पढ़ा है वो कितना बस ठीक है, आप उसको रिमेंबर रख पा रहे हो नहीं पा रहे हो, उसके लिए चेक करना है। ये मत सोचो कि मेरे यूपीएससी में यही होगा, नो नेवर। आपको ये अप्रोच सीखनी है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अप्रोच सीखो। कैसे यूपीएससी 4 स्टेटमेंट बनाता है, तो उसमें पक्का मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ गलत देता है। ये मेरा, आप वीडियो देखोगे पहले वाले भी मैंने बताया था, कभी वो चारों 4 स्टेटमेंट नेवर, बहुत मैक्स, मतलब वो जो कुछ कुछ लगा देता है टेक्नोलॉजी वाले, उनको छोड़कर जो जनरल क्वेश्चन बनाता है उसमें चारों स्टेटमेंट कभी सही नहीं होंगे। आप उठा के देख लो 2011 2023, नेवर, कभी नहीं सही होंगे। अब ये अप्रोच जैसे मैंने सीखी है तो आप लोग भी सीखो ना। अब ये 2 क्वेश्चनों की अप्रोच होती है, इसमें देख लेना 90-70% में ऐसा होता है, एक सही एक गलत। कहते ये सही ये गलत होगा तो ये सही होगा, 70% में आंसर यही आता है। आप जो उठा के देख लो जाके। तो ये अप्रोच सीखो। 4 स्टेटमेंट है, कभी चारों के चारों सही नहीं होंगे, एक गलत जरूर होगा, 2 गलत होंगे, और कभी भी ऐसा भी नहीं होगा कि चारों में से एक ही सही हो रहा है। तो ये देखो, ये एनालाइज करो, आप खुद से एनालाइज करो। मैं बता रहा हूँ इस पेपर में ये बोलता है ना कि जैसे एक रिसोर्स का भंडार है ये 2011-2023 के पेपर। आप जितना बार इसमें गोता लगाओगे आपको हर बार एक नई चीज़ मिलेगी, और वही चीज़ें हैं जो आपको पेपर को क्रैक करवाएगी। और इसके अलावा आप सोच रहे हो कि हम ये मुन्नाल की वीडियो देख ले, इस मार्केट से वो कर ले, सब फालतू की बातें। रियल एग्जाम में सबसे मेन बात होती है क्वेश्चन को सोल्व करना, और वो सोल्व करने की अप्रोच आपको PYQ से ही आएगी। नहीं तो भूल जाओ आप ये चीज़ कि आपको ऐसे आप पढ़ लोगे फिर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो ना, वहाँ एग्जाम में आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आप पढ़े लिखे रहे होंगे ना तब भी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे। तो जब तक सब, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे मान लो एनीमे मुक्त भारत की रणनीति आपने पढ़ के रखा होगा भाई, वो यहाँ पे जो देता है ना वो आपको पता भी नहीं लगेगा कहाँ से पूछ रहा है। तो जब तक आप इस यूपीएससी अप्रोच, अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 4 स्टेटमेंट पक्का बता रहा हूँ, चारों 4 स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, पक्का मैं लिख के दे रहा हूँ। अब ये मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि भाई मैंने PYQ एनालाइज किया है। तो ये कॉन्फिडेंस गेन करना आपको, तो ऑटोमेटिक भाई ये तो काट दो। अब इसमें ये छांटना क्यों, गलत क्या है इसमें। जैसे मान लो इसमें स्कूल जाने के पूर्व के बच्चों और किशोरी गर्भित महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूर्वकता प्रदान की जाती है। अब मान लो एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, मोस्टली अपने एनीमिया किसके लिए यूज़ करते हैं, महिलाओं के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों को भी दे रहे हैं, किशोरों को भी दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, पक्का ये बताने गलत स्टेटमेंट होगा। ये महिलाओं के लिए स्कीम है, क्योंकि महिलाएं एनीमिया मुक्त होगी तभी तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। स्वाभाविक की बात है, जब गर्भवती महिलाओं को दे रहे तो बच्चों को देने की क्या जरूरत आ गई, और बच्चों को दे रहे तो फिर वयस्कों को देने की क्या जरूरत आ गई। कुछ लॉजिक होना चाहिए ना चीज़ें। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। अरे भाई एक ही काम कर लो। इसमें बच्चों और किशोर की निर्धारित अवधियों को कर्मी मुक्त की जाती है। इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिन और फ्लोइड्स पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारकों को ध्यान दिलाना शामिल है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो, जब भी आप पढ़ो तो थोड़ा मतलब ये चीज़ समझो, यूपीएससी कैसे गलत स्टेटमेंट बनाती है, सही कैसे बना रही है। ये जब सीख जाओगे ना, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, कर लोगे क्वेश्चन। और ये नहीं सीखोगे तो फिर तो भूल ही जाओ। अब देखो, जैसे कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनःचक्रित नहीं किए जा सकते। याद करो 2020 का क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट दिया था भाई ये रिसाइकेबल है, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बोल रहा है नहीं किए जा सकते, भाई नहीं किए जा सकते, अपन इसका यूज ही नहीं करेंगे। अभी कितना रिसाइकिल इकोनॉमी, कितना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डायरेक्ट काटो। अब मैंने बोला था कार्बन को प्रेशराइज करके गर्म किया जाता है ना सर, तो उससे कुछ तत्व बनते हैं। आप ये सोच रहे हैं, तो ये बहुत नेगेटिव वर्ड हो गया ना, कि नहीं जा सकते, ये तो इम्पॉसिबल बात बोल रहा है। आज की दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं जो पॉसिबल नहीं हो सकती, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला, जब एक कट जाए तो चांसेस रहता है ये सही होने का। पढ़ो, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के निर्माण में कार्बन तंतु का इस्तेमाल होता है। जनरल स्टेटमेंट है, कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम नहीं दिया, डायरेक्ट सही। अब मुझे बताओ सर, ये जो मुहर होता था ना, मुहर पहले वो मारने वाला, तो कार्बन को जला करके ही बनाया जाता था, अभी मुझे याद आया। अब समझो ये बात, मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन को कोई रॉकेट साइंस चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? कोई रॉकेट साइंस है इसमें? मैंने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किया, मैं फिर बता रहा हूँ। आपकी बार मैं देखो ना, आई बी द हॉनेस्ट मैं कह रहा हूँ, अब की बार के पेपर में मुझे 10 क्वेश्चन भी नहीं आते थे, ईमानदारी से कह रहा हूँ। 10 क्वेश्चन जो मैं श्योरिटी से बता सकूँ, मैंने 50 क्वेश्चन सही किए हैं। अब सोच लो 40 क्वेश्चन मैंने भाई इसी तरीके से सही किए हैं। 5 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरा आराम से बेटी निकल जाता। अब क्या मैं अब की बार रहा हूँ 2023 में 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये चीज़ समझो,
भाई रियलिटी में देखो यही है, 10 क्वेश्चन में आखिर झूठ क्यों बोलूँ, 10 क्वेश्चन में मैं तो ज़्यादा बोल रहा हूँ पर मैंने 50 क्वेश्चन सही किए हैं और वो इसी बिहाफ में मैंने सही किए हैं। अब आप लोग सोच लो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, यही अप्रोच है। 2022 में मेरे जो 65 क्वेश्चन सही हुए थे उसका पर्पज़ यही था। मुझे उसमें भी ऐसा नहीं है, उसमें 20 क्वेश्चन आते होंगे ज़्यादा, बस सोचो मैंने 45 क्वेश्चन सही किए। और यही अप्रोच डेवलप करनी है। और जब तक ये अप्रोच डेवलप नहीं करोगे, आप सोचोगे हम पढ़ के पेपर को निकाल लेंगे, भूल जाओ वो चीज़। ठीक है, तो मेरा कहने वाला, जो आप लोग घबरा रहे हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं होनेस्ट कह रहा हूँ। इस पेपर को निकालने का तरीका मिनिमम पढ़ो, जो भी पढ़ो वो अच्छा पढ़ो। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, कम से कम पढ़ो, ज़्यादा बस ये है कि जो भी पढ़ रहे हो अच्छा पढ़ो, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, और कोई डाउट? मैं फिर बार बता रहा हूँ, CCET को जो मैंने बोला वैसे ही काम करो। नगीना तुम भी, अमित, और ये अमित और तुम्हारा विक्की, तुम दोनों तो CCET बहुत ख़राब है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, जो मैंने काम बोला वो करो। कंप्रेंशन पे पहले पकड़ बनाओ मजबूत, फिर उसके बाद रीजनिंग वाले जो टॉपिक है उन पे पकड़ बना के उन पे काम करो। उसके बाद में फिर मैथ के जो टॉपिक है जो आप कर सकते हो खुद से कि हाँ मैं ये क्वेश्चन है जो करने लायक है, मैं फिर बता रहा हूँ, उस पर पकड़ बनाओ। CCET निकालना निकल जाएगा उसी स्ट्रेटजी से, आराम से 40 क्वेश्चन सही करके आओगे तुम लोग। अब फिर बता रहा हूँ, होच पोच तैयारी कर रहे हो तो मैं फिर बता रहा हूँ नहीं होगा। अगर होच पोच कर रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं होगा। सिस्टेमेटिक वे से आगे बढ़ो। और GS में मैंने बोला जितना वो मैंने बोला वो लिस्ट बना के भेजो, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। फिर मैं बार बता रहा हूँ, इस मार्केट का पूरा मटेरियल पढ़ लोगे ना तब भी 40 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये मैं लिख के गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो ज़्यादा पढ़ने चक्रों मत पढ़ो, कम पढ़ो, बस उसको पचा लो। ठीक है, वही काम कर जाएगा एग्जाम में, वही बात है। हाँ, CCET का लगाओ, PYQ पढ़ो, खुद से समझो। मैं फिर बता रहा हूँ, कंप्रेंशन हो गया, GS में सारी जगह यही चीज़ है। इसमें ये क्वेश्चन आंसर का कैसे आ रहा है, बस ये चीज़ याद रखना, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी कुछ पूछना है? अमित तुम टेस्ट क्यों नहीं दिए? टेस्ट मैंने अभी GS का दिया है सर, अभी CSET का नहीं दिया हूँ सर। अभी शादी में गया जो मैंने CCET का भेजा तो वो कब दोगे? वो दूंगा सर, मैं अभी दूंगा सर, वो ईमानदार से बैठ कर देना वो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। और OMR शीट बिना कोई ये दो, हाँ NCERT और वही खूब कर लो, और कुछ को थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेना। कोई अगर अच्छी बुक जो मान लो NCERT ज़्यादा कवर नहीं करा पा रही हो, इतना कर लोगे, इतना पचा लोगे, वो भी खूब है। NCERT पढ़ लो वो भी खूब है। अरे PYQ का जो R&D कर लो, इतना कर लो, PT निकल जाएगा। ठीक है, तो किसी और को डाउट नगीना कुछ? सर ये मैं कह रहा था सर, क्या 2-3 दिन से NCERT तो हुई नहीं। अरे उसमें देखो, वो कोई दिक्कत नहीं हो तो करेंगे मंडे से। मेरा फोटो चेंज होना है, ठीक है, वो करा लो जो भी करना है। अरे आप खुद से पढ़ो ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ तुम लोग रूटीन रहता है, मैंने मैथ की खुद से मतलब पढ़ी है तो एक बार रिवीजन हो जाता है साथ-साथ। ठीक है, वो मैं कर रहा हूँ, मंडे से तो करेंगे, उसमें क्वेश्चन 6 बजे से क्लास कर लेंगे। बात मेरा अल्टीमेटली है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में घबराओ मत। तुम लोग ऐसे सोच रहे हो PT का फॉर्म आ गया है, अब हम 15-20 घंटे पढ़ेंगे, नो मैं फिर बता रहा हूँ, गद्दा मजदूरी करके पछताओगे। मतलब फिर मैं बता रहा हूँ बार बार, एक जो नॉलेज होता है, एक व्यवहारिक नॉलेज होता है, और वो चीज़ सीखो पेपर से। सर करंट अफेयर के लिए सर आपने कहा था कि जो वेबसाइट होते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, मतलब विजिट एक बार करके देख लो ऐसे। अब ये नहीं दिन रात उसी को खोल के बैठे हो। एक बार जो भी है ऐसे मान लो, तो जिस दिन मान लो पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, खोल के जाके भाई इलेक्शन कमीशन, अब चुनाव भी होने वाले हैं तो एक बार जाके देख लो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, को वोटर को अवेयरनेस के लिए कौन सा प्रोग्राम चला रहा है वो, बस ऐसे जाके देखो। मैं फिर बताऊँ, उसको पढ़ाई के तरीके में मत लो। इस पर फॉर्म भर दिया हूँ 14 कोई, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, उसको पढ़ाई की तरह मत लो। जस्ट एक गो टू एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, अच्छा ऐसा हो रहा है बस। UNF कभी जब मान लो पढ़ने नहीं मन करा, UNF CCC का खोल लिया जाके, ठीक है, तो ये काम करो। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ाई को, हर चीज़ को पढ़ाई मत लो, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग है ना पगला जाओगे, पगला, हकीकत बता रहा हूँ। पढ़ाई भाई पढ़ाई को उतना ही लो जितना हो। जैसे मान लो कि भाई, जैसे मैं एक चीज़ समझो, मेरा कहना मतलब UPSC की तैयारी में इतने साल हो गए मुझे। देखो है ना, एक चीज़ याद रखना कि पढ़ाई सब कुछ समय नहीं होती है। जो लाइब्रेरी में बैठे रहे हैं,
रात दिन रात ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ भी रहा तो वो कोई पागलपंती वाली बात है। मेरा कहना मतलब जो भी आप चीज़ करो, आप जैसे मान लो खाना भी बना रहे हो, याद करो 2021 में क्वेश्चन आया था कि आप लो पे जलाने से कम आँच, धीमी आँच। तो मेरा कहना मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, तो खाना बना रहे हो तो मतलब उस चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखो। टीवी देख रहे हो, कोई प्रोग्राम देख रहे हो, उसको ऑब्जर्व करो। आप, मेरा कहना मतलब कि हर चीज़ को आप ये मत सोचो कि मैं बस इस चीज़ के लिए अलग से निकाल के कोई चीज़ पढ़ूंगा तभी मेरी पढ़ाई हो रही है। नो, नेवर। आप मान लो कहीं घूमने जा रहे हो तो यू कैन सी देम कि मतलब जैसे कभी देखना, जैसे यहाँ दिल्ली में तो मैं उस दिन बुक फेयर में गया था, तो मतलब गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगे रहते हैं कि ये योजना है, ये है, वहीं से क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? तो मतलब मेरा कहना मतलब कि आप यू हैव टू अवेयर, कि बस आप अवेयर रहो, अच्छी चीज़ को एनालाइज करो। कोई मूवी देख रहे हो तो उसमें देखो कि मान लो कि कोई भी चीज़ है कैसे है, कोई मान लो कि पॉलिटिशियन मूवी, मतलब किसी भी टाइप की मूवी देख रहे हो, कुछ मतलब आपको ये बोला जाता है कि आप सचेत अवस्था में रहो। सचेत अवस्था में रहो मतलब आप एनालाइज कर सको चीज़ों को। तो भाई यूपीएससी की तैयारी में यही है। अगर आप सोच रहे हो ओनली मैं किताब लेके बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ तो पगला जाओगे फिर। जो भी चीज़ करो अच्छे से। जीएस के लिए दृष्टि की कोई बुक लेनी है क्या सर? नो, कोई ज़रूरत तो है नहीं। यूआईपीयू के काम कर लो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, और जो टॉपिक जो है मतलब मेरा कहना है मतलब कि पीवाईक्यू का टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हो तो कोई इशू नहीं, पर उस पर अच्छे से कमांड करना पड़ेगा। जो भी है आप फाइनल लिस्ट मुझे बना के भेज देना, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, किसी को और कुछ पूछना है? मंडे को मिलेंगे फिर अब, ठीक है। कल टेस्ट दे लेना है, एक तो 2020 तक कंप्लीट करो शीट, वो जीएस का शीट दोनों। 21-22 बचा है तो 21-22 इसी वीक में देखे ख़त्म कर लेना, ठीक है। ताकि मैं मार्च से जो है अब धीरे धीरे पीवाईक्यू पे पकड़ करेंगे अपन, क्योंकि तो मैं फिर बार बता रहा हूँ पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो, ठीक है, एक बार। पर पीवाईक्यू से ही मैं फिर बताऊँ 40-50 क्वेश्चन वही सही करेंगे। वो इंटेंसली मैं कुछ ट्रिक वाली वीडियो अब डालूंगा, सब्जेक्ट वाइज भी मैं चाह रहा हूँ डालूँ कुछ, ठीक है। तो वो मैं डालूंगा, और ऐसे नहीं मैं चाह रहा हूँ कि साथ के साथ प्रैक्टिस कराऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो मैं ऐसे नॉर्मली ऐसे डालूंगा, ठीक है, वीडियो डालने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है फिर, है ना? ओके सर। फिर बता रहा हूँ, पर ज़्यादा पढ़ने का बर्डन मत लेना। पढ़ाई ऐसे तुम लोग सोचो हाइपर हो जाते हो, तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेके पढ़ाई नहीं हो रहा। अरे भाई इसमें ज़्यादा पढ़ना, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर यूपीएससी की तैयारी में ज़्यादा पढ़ने वाले अगर टॉप करते हैं ना भाई, अब तक तो पता नहीं नेहरू यार मुखर्जी से कितने लोग यहाँ से निकल जाते हैं आईएएस बन के। यहाँ बहुत लोग पढ़ते हैं 18-20 घंटे, पढ़ने से नहीं निकलते। ये सब फालतू की बात है। हाँ, परंतु इतना भी नहीं कि जीरो पढ़ना है, पर मेरा मानना है पढ़े कि जितना आराम से पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ो, 6-7 घंटे 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने आप को ये मत सोचना जैसे कोई लोग मान लो 18 घंटे पढ़ रहा है, आपको सुनने में आया आसपास के लोग 18 घंटे पढ़ रहे हैं, और आप 6-7 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। बस मेन इंपॉर्टेंट होता है गाइडेंस में चीज़ें सही जा रही हो, बस प्रॉपर जा रही हो भाई, पीवाई का क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो बस। पढ़ने के लिए तो सारा टाइम बैठा ही रहता हूँ, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई जो होती है ना सर, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम इफेक्टिव पढ़ाई हो पाती है। वही 5, मैं फिर बताऊँ, मैक्सिमम 7-8 घंटे है जो ईमानदारी से अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत है, बहुत है। इतना कर लोगे तो उतना काम हो जाएगा, ठीक है। पर हाँ, मेंस के टाइम थोड़ा रेडी रहना, उस टाइम थोड़ा लिखने के इनका काम रहेगा तो पढ़ना पड़ेगा उस टाइम, क्योंकि उस टाइम 6 घंटे तो लिखने की आदत होनी चाहिए, तो 6 घंटे लिखने के लिए मतलब 6 घंटे पढ़ना भी पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई गलती मत करो, जल्दी अपने यूपीएससी फॉर्म फिलअप करके जल्दी चीज़ों को रेडी करो, नहीं तो माइंड में वही चीज़ें चलती रहेगी। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट।